हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दृष्टि पब्लिकेशन की बुक एनसीईआरटी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम क्लास 6 to 8 के लिए ज्योग्राफी के प्रश्नों को हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 के पॉलिटी के प्रश्नों को देखेंगे, जिसकी पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड। देखिए, इसमें क्लास 6 और क्लास 7 के जो है प्रश्न ही दिए हैं, क्योंकि वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए क्लास 8 से इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम देखेंगे। क्लास 8 में आपका टोटल 5 इकाई है, जिसमें आपका 10 चैप्टर हैं। पहली इकाई का नाम है, पहली इकाई है आपका भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता। इसमें पहला चैप्टर आपका भारतीय संविधान, दूसरा है धर्मनिरपेक्षता की समझ। दूसरी इकाई है आपका संसद तथा कानूनों का निर्माण, और इसमें चैप्टर है हमें संसद क्यों चाहिए, और चौथा चैप्टर है इसमें कानूनों की समझ। इकाई 3 है आपका न्यायपालिका, इसमें भी 2 चैप्टर है आपका न्यायपालिका हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, और चौथी इकाई है आपका सामाजिक न्याय और हाशिए की आवाज़ें। इसमें भी आपका 2 चैप्टर है हाशियाकरण की समझ, हाशियाकरण से निपटना, ये आपका 8वां चैप्टर है। और इकाई 5 है आपका आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका जन सुविधाएं, और 10वां चैप्टर आपका कानून और सामाजिक न्याय। तो इसके प्रश्नों को हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे। दोस्तों, ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्लास 8 इकाई 1 भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता। इसमें आपका पहला चैप्टर है भारतीय संविधान। तो इसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए, जरूरी नहीं होता है कि जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी देश लोकतांत्रिक भी हों। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है, संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। ये आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल 2 ये सही है। व्याख्या देख लेते हैं इसके बारे में। यह आवश्यक नहीं है कि जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। उदाहरण आपका है इसमें चीन, वेनेजुएला आदि। अतः आपका कथन 1 गलत है। संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा व सपनों के अनुसार रच सकता है। संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा व सपनों के अनुसार रच सकता है। ठीक है, इसलिए आपका दूसरा सही है। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। संविधान सभा के बारे में पूछ रहा है। इसमें पहला कह रहा है, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। ये आपका सही है, यानी 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है संविधान सभा की मांग की थी। ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा आपका, भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया। ये भी आपका सही है। भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया। ये भी आपका सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, इसमें गलत कथन पूछ रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा जरूर। इसमें आपका पूछ रहा है गलत कथन, तो इसमें आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना तो एक ना तो 2, यानी आपका दोनों सही है। इसमें गलत पूछ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। दिसंबर 1946 से 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। अतः आपका दोनों कथन सत्य हैं। अच्छा, संविधान सभा की बात करें, संविधान सभा का गठन किसके अनुसार हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के अनुसार हुआ था। किसके अनुसार पूछा जाता है अक्सर? कैबिनेट मिशन के अनुसार हुआ था संविधान सभा का गठन। और कैबिनेट मिशन आया कब था? तो ये आपका 1946 में आया था। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है ये। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया है। बात सही है ये, जैसे बौद्ध, मुस्लिम्स वगैरह हैं, इनको क्या हुआ? संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, यही आपके अल्पसंख्यक हैं। और दूसरा कह रहा है, संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज्यादा स्तर पर सरकारों का होना है।
संघवाद का अर्थ होता है देश में एक से ज्यादा स्तर पर सरकारों का होना है। ये भी आपका सही है, संघवाद का मतलब यही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें सही पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 आपका दोनों सही है। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में इस बात का ख्याल रखा गया है कि अल्पसंख्यकों को उनकी सुविधाओं से वंचित न होना पड़े जो बहुसंख्यकों को आसानी से उपलब्ध है। बहुसंख्यकों की निरंकुशता व दबदबेपन पर भी संविधान प्रतिबंध लगाता है ताकि वे सिर्फ अल्पसंख्यकों पर ही नहीं बल्कि अपने समुदाय के नीचे के तबके के लोगों को भी परेशान ना कर पाए। भारत क्या है, एक संघीय देश है। यहाँ केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर सरकार का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए। भारत एक संघ है, आर्टिकल 1। देखिए, और ये जो भारत जो है, जो संघीय व्यवस्था प्रणाली है, ये कहाँ से लिया गया है? ये आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत कैसा है? भारत जो है अर्ध संघात्मक कहा जाता है इसको। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सरकार के अंगों में शामिल हैं, ये इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर पूछा जाता है। सरकार के अंग कौन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये सब क्या है? ये सब मिलकर आपका सरकार का निर्माण करते हैं। नगर पालिका नहीं होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून लागू करने व शासन चलाने का काम देखते हैं। कार्यपालिका का काम क्या है? कानून लागू करना, और शासन चलाने का काम कौन देखता है? कार्यपालिका देखता है। न्याय की व्यवस्था न्यायपालिका द्वारा की जाती है। संविधान में इन तीनों को ही सरकार का अंग माना जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल है? ध्यान रखिए, यहाँ पूछ रहा है संविधान लागू होने के समय पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका कौन से कितने मूल अधिकार थे उस समय? आपका 7 मूल अधिकार थे। मूल संविधान में कितने? 7, यानी कौन कौन से? समानता का अधिकार भी था आपका, स्वतंत्रता का अधिकार भी था, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और संपत्ति का अधिकार भी देखिए उस समय था। ध्यान रखिएगा इसको, संपत्ति का अधिकार भी उस समय है। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? वर्तमान में आपके 6 मूल अधिकार हैं। ध्यान रखिए, संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, ये इंपॉर्टेंट है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये जो संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 में था, ये इसको हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया। अब इसे कहाँ पे शामिल किया गया है? इसे आर्टिकल 300A में शामिल किया गया। ये आप क्या है? कानूनी अधिकार है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए मूल संविधान में कितने, तो 7, और वर्तमान में कितने हैं मूल अधिकार? आपके 6 मूल अधिकार हैं। अच्छा, ये जो मूल अधिकार हैं जो है किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल की बात करें हम, आर्टिकल 12 से लेकर 35 में आपका मूल अधिकार है। भाग पूछे जाए तो भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में आपका मूल अधिकार है। किस देश से लिया गया है? तो ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इतना सारा पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही है व्याख्या में, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, देखते हैं। पहला है संविधान सभा की अंतिम बैठक, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ये आपका ए का हो जाएगा पहला। दूसरा है आपका, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो आर्टिकल 32 को कहा है। आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है ये। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसके अध्यक्ष थे। ये ध्यान रखिएगा, जिसे आप कहते हैं अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, उसके बाद संविधान का हस्तलेखन, संविधान का हस्तलेखन यानी लिखा किसने था? तो प्रेम बिहारी नारायण ने। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी से आप मिला लीजिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान को हस्तलिखित करने का कार्य प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। ये ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। इसी तरह जो है हम सारे सब्जेक्ट के प्रश्नों को हम करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूसरा चैप्टर है
धर्मनिरपेक्षता की समझ, ये इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर प्रश्न बनता है। देखते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करते हैं, यानी मनमानी नहीं कर पाए कोई, ये भी आपका सही है, इसलिए आपका मौलिक अधिकार है। दूसरा आपका, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है, ये भी सही है आपका। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। भारत कैसा देश है? भारत आपका धर्मनिरपेक्ष देश है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 आपका दोनों सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करते हैं। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अतः दिए गए कथन दोनों आपका सही है। मैंने बता दिया, मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 कहां से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहले कितने थे? मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में आपके 6 हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा, भारत में सभी नागरिकों को एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। सही बात है, प्राप्त है। दूसरा, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये भी आपका सही है। भारत कैसा है? भारत आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 आपका दोनों सही है। व्याख्या देखते हैं। देश के किसी भी नागरिक को स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपनाने तथा धार्मिक उपदेशों की अपने अनुसार व्याख्या करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। अभी हमने पीछे पढ़ा था। आगे कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। यही आपका धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें धर्मनिरपेक्ष शब्द की, तो ये सही वर्ड आपका पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे प्रस्तावना में जोड़ा गया। ये ध्यान रखिएगा, कौन सा शब्द? पंथ निरपेक्ष शब्द, इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में राज्य के कर्तव्यों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है आपका, भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखते हुए यह ध्यान देता है कि राज्य की बागडोर ना तो किसी एक ही धार्मिक समूह के हाथों में जाए और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन दे। यह भी हमने पीछे पढ़ा, भारत कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा, धार्मिक क्रियाकलापों में अहस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। यह भी आपका सही है, कुछ धार्मिक समुदायों को क्या कहता है? विशेष छूट देता है। तीसरा करा, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य कभी कभी हस्तक्षेप करते हुए धर्म में फैली बुराइयों का निषेध भी करता है। यह भी सही है आपका। राज्य जो है अगर किसी धर्म में बुराइयां हैं तो उसको दूर करने के लिए हस्तक्षेप भी कर सकता है। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिए, कोई भी धर्म अपना जो है मनमानी नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर। उपयुक्त आपका सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिका के बारे में यहाँ पूछ रहा है, अमेरिका के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, देखते हैं। अमेरिका की विधायिका कानून बनाकर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर सकती है। इसमें कह रहा है, अमेरिका की विधायिका कानून बनाकर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर सकती है। दूसरा कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का अर्थ है कि राज्य व धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में किसी भी प्रकार का दखल नहीं दे सकते हैं। इसमें पूछ रहा कौन सा कथन आपका असत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं इसके बारे में। अमेरिकी संविधान में प्रथम संशोधन के द्वारा विधायिका को किसी भी ऐसे कानून को बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। इसका अर्थ है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं घोषित कर सकती। उसमें दिया था घोषित कर सकती है, विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है, इसलिए आपका पहला आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा आगे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का अर्थ है कि राज्य व धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकते हैं। यह भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
दोस्तों इसमें जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसी चैप्टर के प्रश्न दिए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निहित धर्म संबंधी अधिकारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में निहित धर्म संबंधी अधिकारों के विषय में विचार करना। देखते हैं, पहला करा है, संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। अभी हमने पीछे पढ़ा, अगर बुराइयां वगैरह है धर्म में तो राज्य क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है, ताकि कोई मनमानी न कर पाए। दूसरा करा, भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का विरोध करते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल एक आपका सही है। संविधान धर्म में हस्तक्षेप की सीमा की कसौटियां निर्धारित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में युक्त निर्बंध का प्रावधान करता है, यानी हस्तक्षेप कर सकता है बात अगर कोई दिक्कत हो तो धर्म में। तो ये किसमें कहा गया, आर्टिकल 25 में। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। अतः आपका कथन 1 सत्य है। भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों से सहमति व्यक्त करते हैं। यानी आपका जो मौलिक अधिकार है धर्मनिरपेक्षता को मानता है, अतः आपका कथन 2 गलत है। धर्मनिरपेक्षता को मानता है तभी तो सभी धर्मों को एक समान देखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर तर्कसंगत विचार कीजिए। देखते हैं, पहला कह रहा है, भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों को अपनाने को संकीर्ण छूट देता है। तो ये आपका कह रहा है, भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों को अपनाने को संकीर्ण छूट देता है। दूसरा कह रहा है, पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में आरंभ से ही उल्लेखित था। यह भी आपका गलत है, यह भी गलत है। पूछ रहा है इसमें कौन सा असत्य है, तो आपका दोनों असत्य है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अभी हमने पीछे बताया था कि पंथ निरपेक्ष शब्द जो है संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। देखते हैं इसके बाद, भारतीय संविधान के अनुसार सभी को अपने अपने धार्मिक विश्वासों और तय तरीकों को अपनाने की पूरी छूट है, अतः आपका कथन 1 असत्य है। पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसको ध्यान रखिएगा, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम इकाई 2 पे पहुंच गए हैं, जिसका नाम है संसद तथा कानूनों का निर्माण। इसका पहला चैप्टर है, हमें संसद क्यों चाहिए, ठीक है। देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें भी काफी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला करा, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ क्या है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। ये आपका सही हो जाएगा, सभी को प्राप्त है, 18 वर्ष के ऊपर यानी वयस्क जो होते हैं उन्हें प्राप्त है। दूसरा करा, लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला लेता है। ये भी आपका सही है, लोग इतने निर्णय करते हैं, सरकार बनाते हैं, चुनते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। डिटेल लिखते हैं, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। इसी अधिकार का प्रयोग करके लोग अपनी मनपसंद सरकार को चुनते हैं। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है, अतः आपका दोनों कथन सत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जनता द्वारा संसद के लिए चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। कह रहा, जनता द्वारा संसद के लिए चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से एक समूह जो है सरकार बनाता है। ये आपका बात सही है, जो है जिससे हम चुनते हैं उसी सरकार बनती है। दूसरा कहा, संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। ये भी आपका सही है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, जनता द्वारा संसद के लिए चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से बहुमत प्राप्त एक समूह क्या है, सरकार बनाता है। यानी जिसका बहुमत होता है उसी में आपका प्रधानमंत्री बनते हैं, उसी में से आपका मंत्रीगण बनते हैं, वही सब आपका क्या है, सरकार है। संसद सरकार को संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल है। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, सभी को पता है। यानी संसद के अंग कौन कौन से, संसद जो है किससे किससे मिलकर बनती है, तो संसद राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, राज्यसभा से मिलकर बनती है और लोकसभा से मिलकर बनती है। देखिए आप ट्रिक ध्यान रखिएगा, सरल मतलब संसद किस आर्टिकल में, आर्टिकल 79, रा में आपका होगा राज्यसभा, ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल 80, लास्ट आपका लोकसभा हो गया आर्टिकल 81 में। ये सब मिलकर आप क्या बनते हैं, आपका
यही आपका संसद का निर्माण करते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में? आर्टिकल 52 में है। ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, जो है कभी पूछा जाता है राष्ट्रपति जो है संसद का अंग होता है कि नहीं, तो होता है। राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है, सही बात है। दूसरा है राज्यसभा व लोकसभा में क्रमशः 245 व 545 सदस्य होते हैं, जिनके सभापति व अध्यक्ष क्रमशः उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति होते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन यानी ए इसका करेक्ट आंसर, केवल एक आपका सही है। देखिए राज्यसभा व लोकसभा में राज्यसभा में वर्तमान में कितनी सीटें अधिकतम पूछा जाए तो 250, वर्तमान में कितना है 245 है। और यही अगर पूछा जाए लोकसभा में आपका 500 अधिकतम पूछा जाए 542, वर्तमान पूछा जाए तो वर्तमान में आपका 545 है, लेकिन अब घटकर कितना हो गई है 543 हो गई है। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है, अतः आपका कथन 1 सत्य है। राज्यसभा और लोकसभा में क्रमशः 245 व 545 सदस्य होते हैं, ये जो है वर्तमान में दिया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और 21 आर्टिकल में कहा गया है कि होगा ये आर्टिकल 64 में कहा गया, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उन्हें वेतन भत्ते भी जो है सभापति के पद हेतु मिलता है। जो उपराष्ट्रपति होता है उसे वेतन वगैरह जो मिलता है वो किसके लिए मिलता है? जो सभापति के लिए मिलता है, उपराष्ट्रपति के लिए नहीं मिलता है, पद के लिए नहीं मिलता है। लोकसभा जो राज्यसभा को जो अध्यक्षता करता है उसके लिए मिलता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं होता, सभी को पता है, बल्कि लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अपने सदन से ही चुनते हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन चुनता है? उसके सदस्य चुनते हैं, पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी आपका कथन दूसरा असत्य हो जाएगा। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित दिनों में लोकसभा अपने अध्यक्ष का चुनाव करता है। यानी राष्ट्रपति जो है निर्धारित करता है डेट, और लोकसभा के सदस्य जो है अपना अध्यक्ष चुनते हैं। वहीं उपाध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तारीख को होता है। देखिए ध्यान रखिएगा, दोनों जो अध्यक्ष होता है उसका डेट का चुनाव मतलब डेट का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। और उपाध्यक्ष के चुनाव का डेट का निर्धारण कौन करेगा? तो जो अध्यक्ष होता है। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी हैं। नोट है आपका 18वीं लोकसभा के गठन के पश्चात लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या 543 रह गई। ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, कितनी वर्तमान में? 543, क्योंकि जो है जो एंग्लो इंडियन का 2 पद मनोनीत करता था राष्ट्रपति, उसको हटा दिया गया है। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है लोकसभा के 545 सदस्यों में से 543 निर्वाचित, जबकि 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। यह आपका सही है। दूसरा कह रहा है राज्यसभा में 245 सदस्यों में से 235 निर्वाचित व 10 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह आपका गलत हो जाता है, 10 सदस्य नहीं 12 सदस्य। ठीक है, यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल आपका एक सही है। देखिए दिए गए कथनों में से केवल आपका 1 सत्य है। लोकसभा के 545 सदस्यों में से 543 निर्वाचित, जबकि 2 सदस्य आंग्ल भारतीय, जिसे अब समाप्त किया गया है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा के 245 सदस्यों में 233 निर्वाचित व 12 विशेष क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। देखिए लोकसभा की बात करें कितने सदस्य? 2, लेकिन अब इसको भी समाप्त किया गया। और राज्यसभा की बात करते हैं हम, तो इसमें कितने? तो 12 सदस्य जो है कौन करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। देखिए नोट इसके बारे में अभी मैं बता रहा था पीछे। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा व राज्य विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निरस्त कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है ये एग्जाम में। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जो 2 सदस्य चुने जाते थे आंग्ल भारतीय, उन्हें अब क्या किया जाएगा? हटा दिया गया है। मनोनीत किए जाते राष्ट्रपति के द्वारा, और जो है लोकसभा में किए जाते थे और राज्य विधानसभाओं में भी किए जाते थे, इनको हटा दिया गया 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। देखिए कभी कभी एग्जाम में विधेयक दे दिया जाता है, तो 126वां विधेयक यानी बिल की बात कर रहा है। बिल जब ये पारित हो जाता है सब जगह से, तो क्या बन जाता है? तो अधिनियम एक्ट बन जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, अगर बिल पूछे 126वां, अगर एक्ट पूछे तो 104वां, ये दोनों ध्यान रखिएगा, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है,
हालांकि यह प्रावधान लोकसभा में 17वीं लोकसभा के विघटन तथा विधानसभा में 25 जनवरी 2020 के बाद होने वाले विधानसभा में के विघटन तक लागू रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संसद के बारे में दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। कह रहा है कि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। सही बात है, अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कार्यपालिका के बारे में। दूसरा कह रहा, प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। यह भी आपका सही है। लोकसभा में का जो है मुखिया कौन होता है? आपका जो प्रधानमंत्री होता है। सही बात है। और जिसकी सलाह पर क्या करता है? राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों आपका सही है, दिए कथन दोनों सत्य हैं। कार्यपालिका ऐसे लघु समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अच्छा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। अक्सर पूछा जाता है, कभी कभी दे दिया जाता है प्रधानमंत्री का चुनाव। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, उसकी नियुक्ति होती है। नियुक्ति होती है तो ध्यान रखिएगा, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जो बहुमत दल का जिसका बहुमत होता है उसी में से चुना जाता है, नियुक्ति की जाती है। अगला है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के बारे में दिया है यहाँ पे। पहला करा, राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों में के रूप में काम करती है। ये सही बात है, राज्यसभा जो है ये राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। दूसरा करा, विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, तत्पश्चात जो है आपका राज्यसभा में नहीं। तीसरा करा, राज्य लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है, वह आवश्यकता पड़ने पर संशोधन भी कर सकती है। ये सही है। दूसरा कह रहा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ये भी सही है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ये विभिन्न राज्यों की जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य करते हैं। ये भी आपका सही है। ये गलत कौन सा इसमें पूछा? अच्छा, गलत ही पूछ रहा है। निम्नलिखित में से उपयुक्त में से कौन सा गलत है? तो गलत आपका केवल 2 है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसके बारे में। थोड़ा ब्लर दिख रहा है तो आप इसको इग्नोर करिएगा, मैं पढ़ रहा हूं, उसको ध्यान सुनिएगा। राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है। विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में, ध्यान रखिएगा, किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है, यानी इसलिए आपका दूसरा गलत है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है, वह आवश्यकता पड़ने पर संशोधन भी कर सकती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करता है। ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है ये। ठीक है, ये जो व्याख्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो है कई सारे प्रश्न आपके क्लियर होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के बारे में फिर दिया है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। सही बात है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ये भी सही है आपका। राज्यसभा कैसा सदन है आपका? ये आपका स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता। इसमें पूछ रहा है कौन सा सत्य है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही है। देखते हैं डिटेल। संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। किसकी सलाह पर? संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता। कैसा सदन है राज्यसभा? स्थायी सदन है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है इसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य यानी गलत कथन पूछ रहा है। तो पहला कह रहा, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता। ये गलत है, राज्य विधानमंडल का अंग होता है, इसी से तो मिलकर बनता है। यानी जैसे आपका राष्ट्रपति जो है संसद का अंग होता है, ऐसे ही आपका राज्यपाल जो है विधानमंडल का भी अंग होता है। दूसरा कह रहा, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, अभी हमने बताया। तीसरा आपका, प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ये भी सही है आपका, राज्यसभा से भी हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है। चौथा आपका, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, पीछे बताया, इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। यानी आपका गलत पूछा था तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। किसी भी राज्य का विधानमंडल, राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद, देखिए किससे मिलकर बनता है विधानमंडल? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। यदि हो, देखिए वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद, सब जगह नहीं होती विधान परिषद, तो 6 राज्यों में है, ये ध्यान रखिएगा। बिहार में भी है, ये इसको ध्यान रखिएगा। 6 राज्य का नाम आप ध्यान रखिएगा। अतः आपका कथन एक असत्य है, शेष तीनों आपका सत्य है। ठीक है,
अब हम तीसरे चैप्टर पहुंच गए हैं, चौथे चैप्टर पर, जिसका नाम है कानूनों की समझ। इससे प्रश्न देखते हैं हम। कानून के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानून के शासन के बारे में पूछ रहा है। पहला करा, इसका अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे। पहला करा है, इसका अर्थ है, इसका मतलब कानून के शासन का, इसका अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे। दूसरा करा, इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा व प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। इसमें करा उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका असत्य है? तो असत्य पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी केवल एक। ये आपका गलत है, पहला गलत है, दूसरा सही है। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं, आपको तब समझ में आएगा। पहला, कानून के शासन का अर्थ है किसी भी कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे। सख्ती से पदबंध कानून के शासन से संदर्भित नहीं है। आपका इसलिए आपका कथन 1 असत्य है, ध्यान रखिएगा। सख्ती से पदबंध कानून के शासन के संदर्भित नहीं है, इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा व प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, सही बात है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। घरेलू हिंसा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? घरेलू हिंसा के बारे में बात कर रहा है, जो आजकल कॉमन हो गया है ये। पहला करा, परिवार का कोई सदस्य घर के किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करता है या चोट पहुंचाता है तो उसे घरेलू हिंसा कहते हैं। ये आपका सही है। परिवार का कोई सदस्य किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करता है या चोट पहुंचाता है, उसे क्या कहता है? घरेलू हिंसा कहा जाता है। घरेलू हिंसा में से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में आया था। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में आया था, ये भी आपका सही है। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, अलग से भी बनता है प्रश्न। जब परिवार का कोई भी सदस्य किसी महिला तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालक व बालिका के साथ मारपीट करता है, उन्हें चोट पहुंचाता है या चोट या अथवा मारपीट की धमकी भी देता है तो उसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, ये ध्यान रखिएगा, महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में आया था। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा होती हैं जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ रहती हैं। ध्यान रखिए, यह रह चुकी हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? अभी हमने पीछे पढ़ा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2006 में। देखिए, अधिनियम आया था 2005 में आया था अधिनियम, लेकिन लागू पूछ रहा है, दोनों अंतर है। लागू कब हुआ था? ऑप्शन ए, 2006 में लागू हुआ था। घरेलू हिंसा से संबंधित कानून का सुझाव दिसंबर 2002 में अस्थायी समिति ने राज्यसभा को सौंपा। कमेटी की रिपोर्ट में महिलाओं संगठनों की ज्यादातर मांग की स्वीकार कर लिया गया। 2005 में संसद के सामने एक विधेयक पेश किया गया, जो दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद 2006 में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद लागू हुआ। लागू कब हुआ? 2006 में। अब एक्ट 2005 में। दोनों ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम इकाई 3 पे पहुंचे हैं, जिसका नाम है आपका न्यायपालिका। टोटल कितनी इकाई है इसमें? 5। तीसरे पहुंच गए हम, न्यायपालिका। इसका 5वां चैप्टर है आपका न्यायपालिका, चैप्टर का नाम भी है। पहला प्रश्न है, न्यायपालिका के दायित्वों में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु शामिल है? न्यायपालिका के दायित्व के बारे में बात कर रहा है, इसमें कह रहा है कौन सा शामिल है। पहला कह रहा है विवादों का निपटारा, सही बात है, न्यायपालिका विवादों का निपटारा करती है। दूसरा आपका न्यायपालिका समीक्षा करना, ये भी सही है, न्यायिक समीक्षा करना, ठीक है। तीसरा आपका कानून की रक्षा करना, ये भी सही है। मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, ये भी सही है आपका। और 5वां आपका संविधान के संरक्षक का कार्य करना, ये भी सही है आपका। अंतिम निर्णायक आपका यही होता है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर। उपयुक्त सभी आपका सही है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं निम्नलिखित कथनों, दूसरा है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व सरकारों, दो राज्य सरकारों के मध्य तथा केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य पैदा हुए विवादों के निपटारे का तंत्र उपलब्ध कराती है। दूसरा आपका संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। इसमें कह रहा है आपका क्या पूछा है? दोनों कथन आपका सत्य है। आप यानी न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व सरकारों, दो राज्य सरकारों के मध्य तथा केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य पैदा हुए विवादों के निपटारे का तंत्र उपलब्ध कराती है, ये भी सही है आपका। दूसरा भी सही है, अभी पीछे मैंने बताया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व सरकारों, दो राज्य सरकारों के मध्य तथा केंद्र व राज्य के मध्य पैदा हुए विवादों का निपटारा करती है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यदि संसद
द्वारा कोई भी अधिनियम संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करती है तो न्यायालय उसे उस हद तक या पूरे को शून्य कर सकती है जहां तक संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों या उसके नियमों का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकारों के बारे में दिया यहाँ पे, कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय इस संदर्भ में अधिकार नहीं रखते हैं। ये आपका गलत है, गलत ही पूछा है, इसमें कौन सा असत्य है। दूसरा कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को गौरवपूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। स्वास्थ्य का अधिकार इन्हीं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। सही बात, यानी जीवन जीने का अधिकार किसमें, आपका आर्टिकल 21 में है। ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए। ये सही है आपका, पहला आपका गलत है। असत्य ही पूछा तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो, केवल एक। आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, असत्य यानी गलत, क्या कथन मतलब उसमें क्या पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जा सकता है। ध्यान रखिएगा, सीधे जाने का अधिकार, अतः आपका कथन असत्य है। अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन जीने के अधिकार में स्वास्थ्य संबंधी अधिकार, इसमें शिक्षा का भी अधिकार सभी शामिल है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल किया गया। ये सब हमारे अधिकार हैं, पानी का अधिकार भी हमें है, प्रदूषण मुक्त जो है हवा का भी अधिकार है, स्वास्थ्य संबंधी अधिकार है, शिक्षा का भी अधिकार है। ये सब आपका मूल अधिकार में आते हैं और ये सब आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपका सर्वोच्च न्यायालय के बारे में देकर बात कर रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को। सही बात है, 26 जनवरी 1950 को ही हुआ था। और अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 1949 की भांति यह न्यायालय भी अपने संसद भवन के अंदर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। यह भी आपका सही है। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो 1937 से 1949 की बात कर की भांति यह न्यायालय भी अपने संसद भवन के अंदर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। कौन, सुप्रीम कोर्ट। ये भी आपका सही है, ये भी सही है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दोनों सही है। दिए गए कथन दोनों कथन सत्य हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्तमान भवन में आने से पूर्व यह संसद भवन के अंदर ही हुआ करती थी। पहले ये संसद भवन के अंदर हुआ करती थी। इसे 1958 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस वर्तमान में संसद भवन से स्थानांतरित करके वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की इमारत में स्थापित किया गया। पहले किस में थी, ये संसद भवन में थी। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रखा गया है। सरकार का उस पर नियंत्रण रहता है। दूसरा कहा, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में सरकारों का दखल नहीं होने पर ही स्वतंत्र न्यायपालिका होना संभव है। इसमें कहा उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का राइट आंसर। केवल आपका 2 आपका ही सही है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल लिखते हैं। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया। ध्यान रखिएगा, पूरी तरह से न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है और उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, अतः आपका पहला गलत हो जाएगा। हमारे संविधान में न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र है। उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकारों की दखल नहीं होने पर ही स्वतंत्र न्यायपालिका होना संभव है। ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला करा, शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसे सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे पाती हैं। सही बात है, हमारे यहाँ क्या है, शक्तियों का पृथक्करण है, यानी विधायिका की अलग शक्ति, कार्यपालिका की भी है, न्यायपालिका की भी अपनी शक्तियां। ये आपका सही है। शक्तियों के पृथक्करण के कारण न्यायाधीश कार्यपालिका व विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को नहीं रोक पाते। ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कौन सा आपका असत्य, यानी गलत ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। केवल आपका 2 गलत हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल लिखते हैं। शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसे सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे पाती हैं। सही है आपका। न्यायपालिका, कार्यपालिका व विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगाती है, सभी को पता है, सर्वोच्च होती है। साथ ही संविधान का उल्लंघन होने की स्थिति में कठोर कदम भी उठा सकती है। कौन, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये।
अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, यानी हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में की गई थी। कह रहा है कि उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता और बंबई और मद्रास में की गई थी। सही बात है, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। दूसरा कह रहा है आपका दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1964 में हुआ था। दूसरा है दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1964 में हुआ था, गलत है आपका। उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्रों में एक या एक से अधिक राज्य सम्मिलित हो सकते हैं, ये भी आपका सही है। उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में एक राज्य या एक से अधिक राज्य भी हो सकते हैं, ये सही है। पूर्वोत्तर राज्यों असम, रोलेट, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का एक ही उच्च न्यायालय है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। इसमें असत पूछ रहा है, नहीं गलत पूछ रहा है। कौन सा? 2 और 4 आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब डिटेल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1964 में हुई थी, 1966 में हुई थी, और ऑप्शन क्या दिया था? 64 में दिया था, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। 1966 में हुई थी। पूर्वोत्तर राज्य असम, रोलेट, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश का एक ही उच्च न्यायालय गुवाहाटी में स्थित है। किसका? असम का, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का कहां पे? गुवाहाटी में स्थित है। मणिपुर का पृथक उच्च न्यायालय, मणिपुर भी दिया उस ऑप्शन में, लेकिन मणिपुर का क्या अपना पृथक उच्च न्यायालय है। देश भर में 25 उच्च न्यायालय है। पंजाब और हरियाणा का सम्मिलित उच्च न्यायालय चंडीगढ़ है। ध्यान रखिएगा ये सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है। दूसरा कह रहा है, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। यह भी सही है आपका, यह भी सही है। इसमें पूछ रहा है असत्य कथन, फिर गलत पूछ रहा है। देखिए दोनों सही है, कोई भी आपका गलत नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन डी, ना तो 1 ना तो 2। आप बार बार कर रहा हूं, इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। देखते हैं डिटेल। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, अर्थात ऊपर की अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया वो सभी को मानना जरूरी होता है। अगला है, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। ये भी सही है आपका, यानी सुप्रीम कोर्ट कहा भी जाता है ना, अपीली न्यायपालिका है, ठीक है, अपीली कोर्ट है, अपील कर सकते हैं अगर आप संतुष्ट नहीं है तो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा, स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील भोजन की शुरुआत जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी। स्कूलों के बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील जो दिया जाता है, इसकी करा शुरुआत जनहित याचिका से हुई थी। और दूसरा आपका कह रहा है, अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन जीने के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। और तीसरा कर आपका पत्र के माध्यम से जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है। इसमें पूछ रहा है आपका कौन सा कथन जनहित याचिका के संदर्भ में, कौन सा कथन आपका सत्य है। जनहित याचिका के बारे में पूछ रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। केवल आपका 1 और 2 आपका ही आपका सत्य है। डिटेल देखते हैं इसके बारे में। पहले सरकारी सहायता प्राप्त समूह में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील भोजन की शुरुआत जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, यानी पहला सही हो जाएगा। इसलिए पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर अनुच्छेद 21 में जीवन जीने के अधिकार में भोजन के अधिकार को भी शामिल करवाने की मांग की थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा? पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नामक संस्था थी, उसने जो है जनहित याचिका दायर की थी। इसके तहत जो है भोजन के अधिकार को क्या शामिल कर दिया गया? आर्टिकल 21 में ये जीवन का अधिकार में शामिल कर दिया गया भोजन के अधिकार को भी। ठीक है, आपका अगला है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए किसी पत्र या तार को जनहित याचिका माना जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो है जनहित याचिका जो है पत्र के माध्यम से ही हो। उच्च न्यायालय में नाम भेजे गए किसी पत्र या तार को ही जनहित याचिका माना जा सकता है। आपका इसलिए कथन आपका तीसरा असत्य है। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने व सजा काटने के बाद ही रिहा न किए जाने वाले कैदियों को रिहा करवाने में जनहित याचिका की अहम भूमिका रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय न्यायपालिका दुनिया की सबसे मजबूत न्यायपालिकाओं में शामिल है। भारतीय न्यायपालिका जो है दुनिया की सबसे मजबूत न्यायपालिका है, यह आपका सही बात है। दूसरा कह रहा है अनुच्छेद 21 में भोजन, स्वास्थ्य व आजीविका का अधिकार शामिल है। अभी हमने पीछे पढ़ा, सही बात है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों आपका सही है। भारतीय न्यायपालिका दुनिया के सबसे मजबूत न्यायपालिकाओं में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय ने ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम 1985 के मुकदमे में अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला दिया, जिसने
अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन के अधिकार के दायरे में अत्यंत व्यापक बना दिया। इसके अंतर्गत आजीविका के अधिकार को भी शामिल किया गया, क्योंकि कि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। आपका इसलिए ये भी सही है। आलप्स ने फौजदारी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फौजदारी कानून के बारे में बात करा यहाँ पे। पहला करा आपका इसमें ऐसी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसको कानून अपराध मानता है, जैसे चोरी, दहेज के लिए प्रताड़ना व हत्या इत्यादि। ये सही है, सब क्या किसमें आता है? आपका फौजदारी में आता है। दूसरा करा इसके अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज होने पर पुलिस जांच करती है और अदालत में केस दर्ज करवाती है। ये भी आपका सही है। इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को जुर्माने या जेल या दोनों की सजा हो सकती है। सही बात है, फौजदारी मामले में आपका जो है जुर्माना भी हो सकता है, आपका जेल भी हो सकता है। सत्य पूछ रहा है इसमें, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। उपयुक्त आपका सभी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीवानी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कानून जो है ये आपका दीवानी होता है, आपका ये फौजदारी है, तो ये आपका ये दीवानी के बारे में पूछ रहा है। इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन व अवहेलना से होता है। दीवानी बात कर रहा है, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन व अवहेलना से होता है। सही है। इसके अंतर्गत दायर याचिका पर अदालत राहत की व्यवस्था करवाती है। यह भी सही है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीवानी कानून का संबंध व्यक्ति विशेष के विशेष अधिकारों के उल्लंघन से है, जिसमें जमीनी, किराए व तलाक संबंधी मामले शामिल होते हैं। ये जमीन से कोई विवाद हो, किराए संबंधी कोई विवाद हो, तलाक संबंधी विवाद है, ये सब कैसे आपका दीवानी मामले होते हैं। ऐसा होने पर न्यायपालिका समयबद्ध रूप से तुरंत आर्थिक या मानसिक राहत की व्यवस्था करता है। ठीक है, आप सभी को पता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें सुलह भी हो जाती है दीवानी मामले में, यही बात थी। अगला बढ़ते हैं। न्यायिक समीक्षा शब्द से आशा है। न्यायिक समीक्षा के बारे में पूछ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। न्यायिक समीक्षा से आशा है संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिक जांच करना है। संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता का जांच करना, यही क्या कहलाता है? आपका न्यायिक समीक्षा कहलाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्यतः न्यायपालिका के पास ही होता है। भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 13(2), 32 व 226, ध्यान रखिएगा, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत आपका हाई कोर्ट न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। संसद द्वारा पारित कानून यदि संविधान के आधारभूत ढांचों यानी केशवानंद भारती बनाम केस केरल राज्य 1973, ध्यान रखिएगा ये आपका कब हुआ आया था? 1973 में। इसमें क्या बात की गई? संविधान के आधारभूत ढांचे की बात कही गई थी। का उल्लंघन करता हो तो संविधान न्यायपालिका को यह अधिकार देता है कि वह उस कानून की न्यायिक समीक्षा कर सके और उसे उस मात्रा तक शून्य घोषित कर सके जिस मात्रा तक वह कानून का उल्लंघन करता हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका असत्य है? गलत कथन पूछ रहा है। पहला करा 1980 के दशक में जनहित याचिका भारत में विकसित हुई, सही बात है। पर्यावरण से संबंधित समस्या के लिए भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है, ये भी आपका सही है। भारत में जनहित याचिका लाने वाले पीएन भगवती थी, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। जनहित याचिका कौन लाता है? न्यायमूर्ति पीएन भगवती, और यह याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी गलत है। भारतीय समाज इसका ऐसा वंचित तबका जो न्यायपालिका जटिलताओं के कारण न्याय पाने से वंचित रह जाता है, या न्यायिक प्रक्रिया की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए न्यायमूर्ति पीएन भगवती द्वारा 1980 के दशक में जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी। जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में दायर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए अध्याय 6, जिसका नाम है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। इससे हम पहले प्रश्न देखते हैं। पहला है आपका, संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार है। ये आपका सही है। प्रत्येक व्यक्ति को आपका मौलिक अधिकार प्राप्त है अपने को बचाने के लिए। संविधान के अनुच्छेद 39 का के अनुसार ऐसे नागरिकों को जो गरीब और या वकील करने में असमर्थ हैं उनको वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य देता है। ये आपका सही है। किसमें कहा है? आर्टिकल 39 में। जो लोग वकील नहीं कर सकते उन्हें जो है वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य को दी गई है। किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 29 का में कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों आपका सत्य है। अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 39 का के अनुसार ऐसे नागरिक जो गरीब या वकील करने में असमर्थ हैं उनके वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य को दी गई है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अगर कोई पूछ रहा कोई गिरफ्तार व्यक्ति है उसके अधिकार के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। पहला करा आपका,
कौन सा कथन इसमें सत्य है? गिरफ्तारी के समय उसे गिरफ्तारी का कारण बताने जाने का हक। अगर आपसे किसी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं कोई, तो उसका कारण बताना भी जरूरी होता है। ये आपका सही है, कारण जरूरी होता है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार, ये भी आपका सही है। 24 घंटे अंतर्गत जो है, अंतर्गत मजिस्ट्रेट के पास जरूरी होता है। तीसरा आपका, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है, ये भी आपका सही है। यानी पुलिस जो आपका थप्पड़ वगैरह नहीं मार सकती है, तो ये आपका सही है। हिरासत के दौरान दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए ये गलत है। हिरासत के दौरान जो है जो बयान होता है उसे जो है सबूत के तौर पर नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, कोर्ट नहीं मानती इसको। 15 साल से कम उम्र के बालक या किसी भी महिला को सिर्फ पूछताछ के लिए ही थाने में बुलाया जा सकता है, ये भी आपका जो है गलत है। इसमें डिटेल देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 आपका सही है। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, अतः आपका चौथा गलत है। 15 वर्ष से कम उम्र के बालक व बालिका किसी भी महिला को सिर्फ पूछताछ हेतु थाने में नहीं बुलाया जा सकता, ये आपका पांचवा गलत है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गिरफ्तारी के बारे में फिर दिया है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत व पूछताछ के संदर्भ में पुलिस व अन्य संस्थाओं को डी.के. बसु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सही बात है ये। आपका दूसरा है, इन दिशा निर्देशों के अनुसार गिरफ्तारी हिरासत में दिए गए व्यक्ति को अपने दोस्त सगे संबंधियों को गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देने का अधिकार प्राप्त है। यदि किसी को गिरफ्तार किया तो आप हम जानकारी दे सकते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। इन दिशा निर्देशों में गिरफ्तारी के समय एक गवाह की उपस्थिति तथा अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार व्यक्ति के दस्तखत का होना अनिवार्य है। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल देखते हैं। ध्यान सुनिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है ये। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के संदर्भ में पुलिस व अन्य संस्थाओं को डी.के. बसु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें क्या है, इन दिशा निर्देशों के अनुसार गिरफ्तारी, हिरासत में रखे गए व्यक्ति को अपने दोस्त सगे संबंधियों को गिरफ्तारी से संबंधित जानकारी देने का अधिकार प्राप्त है। इन दिशा निर्देशों में गिरफ्तारी के समय एक गवाह, जो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य या दोस्त कोई भी हो सकता है, एक गवाह भी होना चाहिए गिरफ्तारी के समय, की उपस्थिति तथा अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार व्यक्ति के दस्तखत का होना अनिवार्य है। डी.के. बसु दिशा निर्देशों में उपयुक्त कथनों में के साथ साथ यह बिंदु भी शामिल है कि गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद स्पष्ट एवं सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। यानी आपको कोई गिरफ्तार करना आता है तो आप उसमें पुलिस जो है वो आपका पोशाक पहने होना चाहिए, उसमें जो उसका नाम है वो भी होना चाहिए, सब स्पष्ट होना चाहिए। ये सब जरूरी है, ये सब आपके अधिकार हैं, आपको भी ध्यान रखना चाहिए ये सब बातें। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला करा, किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए गए आपराधिक उल्लंघन को पूरी जनता के विरुद्ध माना जाता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए आपराधिक उल्लंघन को पूरी जनता के विरुद्ध जनता के विरुद्ध माना जाता है। सही बात है। आपराधिक उल्लंघन की स्थिति में मुकदमा पीड़ित व्यक्ति की तरफ से राज्य द्वारा दाखिल किया जा सकता है, ये भी सही है, राज्य के द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तीसरा, शिकायतकर्ता को एफआईआर की एक नकल प्राप्त करने का कानूनी अधिकार, ये भी आपका सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। किसी आपराधिक उल्लंघन को पूरी जनता के विरुद्ध माना जाता है, इसका अर्थ है कि वह अपराध सिर्फ पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वह पूरे समाज के प्रति अपराध है। अतः ऐसी स्थिति में संपूर्ण जनता के हित में राज्य की ओर से मुकदमा दायर किया जा सकता है। किसकी तरफ से, राज्य की तरफ से। शिकायतकर्ता को एफआईआर की एक नकल प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है उसके बारे में देते हैं। संविधान में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। सही बात है, अभी हम कई बार पढ़ चुके हैं। किसी भी स्थिति में व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट, केवल एक। देखिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, कथन आपका पहला सही हो जाएगा। इसलिए यही अनुच्छेद इस बात का भी प्रावधान करता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। ये पॉइंट्स भी ध्यान रखिएगा, ये उसी आर्टिकल में ही कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समानता के बारे में बात कर रहा है। पहला, प्रत्येक नागरिक
कानून के समक्ष समान होते हैं। प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान होते हैं, सही बात है। प्रत्येक नागरिक को न्यायालय के द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समता का प्रावधान करता है। इस आलोक में दिए गए दोनों कथन आपका सही है। अगला प्रश्न, किसी भी अपराध का अंतिम निर्धारण कौन करता है? तो आपका किसी भी अपराध का अंतिम निर्धारण न्यायपालिका करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी घटना के होने पर पुलिस द्वारा किए जाने वाले कार्यों में निम्नलिखित में से कौन से कार्य शामिल हैं? पुलिस द्वारा जो काम किए जाते हैं कौन कौन शामिल हैं? आपका अपराध की जानकारी मिलने पर उसकी जांच करना, ये भी शामिल होता है। गवाहों के बयान दर्ज करना व सबूत इकट्ठा करना, ये तो काम ही होता है। आरोप पत्र दाखिल करना, ये भी सही होता है, FIR। आरोपी को हिरासत में लाना, ये भी सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी ये सब शामिल होता है, सभी को पता होगा। अगला सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। दूसरी तरफ एक तरफ भूमिका दिया है, दूसरी तरफ आपका कार्य दिया है। पुलिस का कार्य क्या होता है? पुलिस का क्या होगा इसमें? आपका जले हुए घरों की तस्वीर, यानी आपका जो है सबूत लेना। सरकारी वकील का काम क्या होता है? अदालत में गवाहों की जांच करना। ये आपका किसका होगा? सरकारी वकील। गलत गवाह नहीं है, सही है कि नहीं है, ये सब आपका सरकारी वकील। बचाव पक्ष के वकील क्या होते हैं? तो आपका आरोपी व्यक्ति से मिलना, इन्हें जो आरोपी होता है से मिलना होता है। न्यायाधीश का फैसला होता है, सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 दिया है। संज्ञेय अपराध क्या होता है? पुलिस, ये क्या होता है आपका? पुलिस को अदालत की अनुमति के बिना गिरफ्तारी की छूट। संज्ञेय अपराध में क्या होता है? पुलिस को अदालत की अनुमति के बिना गिरफ्तारी की छूट होती है, जो संज्ञेय अपराध होते हैं। निष्पक्ष, जैसे रेप वगैरह हो गया। निष्पक्ष की बात करें, आपका न्याय संगत व्यवहार, निष्पक्ष हो गया, न्याय संगत व्यवहार। जिरह का मतलब क्या होता है? पक्ष विपक्ष के वकीलों द्वारा पूछताछ करना, ये आपका जिरह। और हिरासत, तो ये पुलिस द्वारा किसी को गिरफ्तार करना क्या कहलाता है? हिरासत कहलाता है। ये आपका सभी सुमेलित हैं, ऐसे ही देखा जाए तो। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिस पर अदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा हो उसे आरोपी कहते हैं। कह रहा है जिस पर अदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं? अपराधी कहते हैं। सही बात है, आरोपी कहते हैं। संदर्भित मामले में किसी व्यक्ति ने क्या देखा, क्या सुना या जाना, उसे गवाह कहते हैं। सही बात है। संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अधिकारी को फौरन FIR दर्ज करनी पड़ती है, ये भी सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी सही है। आपराधिक न्याय प्रणाली में ऐसे व्यक्ति को आरोपी कहा गया है जिस पर अदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा है, उसे क्या कहता है? आरोपी कहा जाता है। किसी व्यक्ति को अदालत में जब किसी संदर्भित मामले में उसने क्या देखा, क्या सुना, क्या जाना या बयान देने के लिए बुलाया जाता है, उसे गवाह कहा जाता है। कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR दर्ज करनी होती है, या सूचना पुलिस को लिखित या मौखिक किसी भी रूप में मिल सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए इकाई 4, सामाजिक न्याय और हाशिए की आवाजें, जिसमें आपका चैप्टर है हाशियाकरण की समझ। देखते हैं, इसका पहला प्रश्न है, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। सही बात है, हमारा जो संविधान है सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की व्यवस्था के प्रति संकल्पबद्ध है। सही है। कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका अहम भूमिका निभाती है। अभी हम पीछे ही पढ़ चुके हैं ये सब, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, दोनों आपका सही है। ठीक है, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा 2005 में मुसलमानों के विकास के आयामों की जांच के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार द्वारा 2005 में मुसलमानों के विकास के आयामों की जांच करने के लिए जो उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी उसके बारे में देखते हैं। पहला कहा, इस समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति खेहर थे, और इस समिति में भारत की मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की जांच करने पर इस समुदाय की स्थिति को अनुसूचित जाति व जनजाति के समान पाया गया। इसमें कह रहा है कौन सा कथन आपका सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका पहला सही नहीं है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, पहला आपका गलत है। 2005 में सरकार ने न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में, ध्यान रखिए किसकी अध्यक्षता में? राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया था। इस समिति में ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की जांच करने पर इस समुदाय की स्थिति अनुसूचित जाति व जनजाति के समान पाई गई, यानी ST और ST के समान ही पाई गई थी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला करा है, संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकारों एवं उनके साकार करने वाले कानूनों की रक्षा करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। दूसरा करा है, हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता से एहसास हो है। आपका अगला करा है, हाशियाकरण से कमजोर हैसियत ही नहीं बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। 2 और 3 आपका सही है, यानी हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से होता है। हाशियाकरण से कमजोर हैसियत ही नहीं बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच की भी बराबरी नहीं मिल पाती है। ये आपका दोनों सही है। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं उनके साकार करने वाले कानून की रक्षा का दायित्व सिर्फ सरकार का ही नहीं बल्कि सभी नागरिकों का भी है। ठीक है, सरकार का नहीं, नागरिकों का भी है। हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रहों व शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा है। साथ ही हाशियाकरण से कमजोर हैसियत की नहीं बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बरकरार नहीं मिल पाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सब। अगला प्रश्न है, मिलान करना है इसमें। ठीक है, देखते हैं। पहला है कुपोषित। कुपोषित मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। कुपोषित क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिल पाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कुपोषित कहा जाता है। विस्थापित मतलब जिन्हें बांध, खनन आदि विकास परियोजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए जबरन उनके घर बार से उजाड़ दिया जाता है, यानी जो विस्थापित कर दिए जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा। और अगला है घेटोआइजेशन। घेटोआइजेशन का मतलब क्या होता है? तो ये ऐसी बस्ती के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें मुख्यतः एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, तो ये इसे क्या कहा जाता है? घेटोआइजेशन कहते हैं। ये आपका हो जाएगा चौथा। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नया टर्म है, ध्यान रखिएगा। मुख्य धारा का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग का समुदाय जिन्हें समाज का केंद्र माना जाता है, उसे मुख्य धारा कहा जाता है। ये आपका तीसरा हो जाएगा, डी का। ठीक है, अगला प्रश्न आप चैप्टर आपका हाशियाकरण से निपटना, यानी इससे निपटारा कैसे पाया जा सकता है, देखते हैं। पहला, मौलिक अधिकार के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से व सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता, यानी अस्पृश्यता का अंत किसमें दिया है? आर्टिकल 17 में दिया है। सभी को पता, छुआछूत का अंत, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा है, समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं, ये भी आपका सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 आपका दोनों सही है। देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के विरुद्ध प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार किसी भी दलित को शिक्षा, मंदिरों में प्रवेश, सार्वजनिक सुविधाओं के इस्तेमाल को नहीं रोका जा सकता है। अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस अनुच्छेद का सहारा ले सकता है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 15। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुसलमान व पारसी सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। सही बात है, सभी को अल्पसंख्यकों को मिला हुआ है, हमने पढ़ा था। आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा संस्थानों व सरकारी नौकरियों में दलित व आदिवासियों को विशेष आरक्षण प्रदान होता है, ये भी आपका सही है। अगला, आरक्षण के संदर्भ में केंद्र व राज्य के स्तर पर जातियों की अलग अलग सूचियां, ये भी सही है आपका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं हम। किन स्थितियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 लागू हुआ? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी एक्ट बात कर रहा 1989 में लागू हुआ था। इसके बारे में पहला, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई खाद्य पदार्थ या गंदा पदार्थ खाने या पीने हेतु विवश करने पर, यह आपका सही है। किसी अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्ति के साथ उसकी प्रतिष्ठा के विपरीत व्यवहार करने पर, यह भी सही है, इस पर लागू किया जा सकता है। अगला, अनुसूचित जाति व जनजाति के किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली जमीन पर किसी द्वारा जबरन कब्जा करने या खेती करने या अपने नाम हस्तांतरित करवा लेने पर, यह भी उस समय भी लागू किया जा सकता है इसे। किसी अनुसूचित जाति या जनजाति की महिला को अपमानित करने या जोर जबरदस्ती करने या हमला करने पर, इस पर भी लागू किया जा सकता है ये एक्ट। 1970-1980 के दशक, इसमें सही हो जाएगा सही, दशक अनुसूचित जाति व जनजाति लोगों ने खुद को संगठित किया। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज उठाई बल्कि अपनी जमीन व संसाधनों को हासिल करने के संदर्भ में और अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध कड़ी आवाज उठाई।
फलस्वरूप संसद ने अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम 1989 पारित किया। ये ध्यान रखिएगा, कब आया था? 1989 में आया था। इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक व बहुत नैतिक रूप से निंदनीय अपमानों को शामिल किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स एक्ट पारित किया। यह आपका सही है। यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने वालों और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। यह आपका सही है। दोनों इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, दोनों सत्य है। सिर पर मैला ढोने वाले बेहद अमानवीय स्थितियों में काम करते हैं, इसके कारण उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा बना रहता है। वे लगातार इस संक्रमण के खतरे में रहते हैं, जिससे उनकी आंखें, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र पर असर पड़ता है। उनको ऐसी स्थिति से बचाने के लिए 1993 में, ध्यान रखिए 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स एक्ट 1993 पारित किया। यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम इकाई 5 पहुंच गए हैं। ये लास्ट इकाई है आपका। इसमें भी आपका 2 चैप्टर है। देखते हैं इसका पहला चैप्टर है यानी चैप्टर 9 जन सुविधाएं हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है। ये आपका सही है, सभी को पता, 6 से 14 वर्ष। भारत सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। ये भी आपका सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा की गारंटी दी गई। सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है, यानी दोनों सही है। अच्छा, जो शिक्षा का अधिकार है, ये शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 काम में शामिल किया गया। किस संविधान संशोधन? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है इसे शामिल किया गया। ये भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। निःशुल्क शिक्षा की बात करता है ये। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002। ठीक है। अगला प्रश्न है अच्छा, चैप्टर 10 आ गया। उसमें एक ही प्रश्न था। जो इंपॉर्टेंट है उसको इसमें वही दिया है। ठीक है। कानून और सामाजिक, इसका 10वां चैप्टर है। इसमें पहला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के फैलाव के कारण हुई है? यह अक्सर पूछा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी या ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनाइड के जो है फैलाव रिसाव के कारण हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? दिसंबर 1984 में घटित हुई भोपाल गैस त्रासदी की घटना दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदियों में से एक थी। यूनियन कार्बाइड नामक एक अमेरिकी कारखाने के द्वारा सुरक्षा इंतजामों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया, जिसके कारण मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसने लगे। इस त्रासदी से 3 दिन के अंदर 8000 से ज्यादा लोग की क्या होगा तो मृत्यु हो गई थी। जो लोग इस त्रासदी में बच गए वे गंभीर श्वास विकारों, आंख की बीमारियों व अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं। बच्चों में अजीबोगरीब विकृतियां पैदा हो रही हैं। यूनियन कार्बाइड द्वारा कारखाना तो बंद कर दिया गया, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं छोड़ दिए गए। वे रसायन रिस कर जमीन में जा रहे हैं, जिससे वहां का पानी दूषित हो रहा है। यह अत्यंत घातक सिद्ध हो रहा है। ये ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी कब? 1984 में। और किस गैस के रिसाव से? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला करा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, सही बात है। दूसरा है, स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार जीवन का मौलिक अधिकार। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो पर्यावरण का अधिकार है ये भी आपका क्या है? जीवन जीने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सही है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानून 1986 में बनाया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का भी उल्लेख किया गया। हम पीछे पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अगला, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में यहां बात कर रहा है। पहला करा, शोषण से मुक्ति के अधिकार के अनुसार किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता है। सही बात है, किसी को मजबूर यानी जबरन मजदूरी नहीं करवाई जा सकती है।
दूसरा आपका संविधान के अनुसार 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खादान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। ये भी आपका सही है, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं रखा जा सकता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया। इस अधिकार के अनुसार कम मेहनताना पर काम करवाना व बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अधिकार दिया गया है। साथ ही इसी अनुच्छेद 23 के माध्यम से बलात्श्रम को गैर कानूनी घोषित किया गया है। किस आर्टिकल? आर्टिकल 23। अतः 14 वर्ष कम उम्र के किसी भी बच्चों को कारखानों या खदानों किसी खतरनाक काम में संलग्न नहीं किया जा सकता है। ऐसा होने की दशा में आर्थिक दंड या जेल या फिर दोनों की सजा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों क्लास 8th में जो है टोटल 10 चैप्टर थे, हमने 10 चैप्टर के प्रश्नों को कर लिया है। इसके आगे की वीडियो में हम क्लास 9 के प्रश्नों को करेंगे, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। यह रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।